Hello and welcome. We are so excited to welcome you to Living Cities Earth experience. Please enjoy the next few minutes, and we hope that this video and the ideas from our speakers will change your life to the better. Listen carefully. What particularly talks to you? What might have a chance to change your life and lives of people around you? Also, life of your place and our planet. We believe that you, the leaders of positive change, are those who define the future. So let's work together. And thank you for coming. Welcome, Varun. Welcome, everyone. Thank you for everyone who is watching us online through YouTube or will be watching the recording. We have a next session. It's coming up, and it's about our future. So I pass it on to Shweta and Varun. Thank you guys for joining from different parts of the world, and on to you. Thank you. And नमस्कार. हम ये सेशन कर रहे हैं हिंदी में. मेरा नाम है वरुण और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बैंगलोर से. मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता जो ज्वाइन कर रही हैं नेदरलैंड से. हाय श्वेता. हाय वरुण. और हमारे साथ बीच में हम इनपुट्स लेंगे रंजनी से भी. And because most of you here are English speaking, can we try and do it multilingual? So we will break into Hindi, thoda bahut, and a little bit English. So all of us can, all of us can follow in. But we enjoy the sound of Hindi as well. So it's equally beautiful. You have such a presence. The words don't really matter in a way. Got it. So Shweta, you're also आप विंटरशाइम में पढ़ाती हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं विंटरशाइम यूनिवर्सिटी. जी, विंटरशाइम यूनिवर्सिटी में. और थोड़ा बहुत बताएंगे आप क्या करते हैं वहाँ पर? मैं एक प्रोग्राम में पढ़ाती हूँ जिसका नाम है ग्लोबल प्रोजेक्ट एंड चेंज मैनेजमेंट, जहाँ पे हम बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो चेंजिंग बदलता हुआ वातावरण है, बदलती हुई सोच है, उसको कैसे हम नए जॉब्स और नए जो आने वाले कल में जो नए कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज आने वाली हैं, वो कैसे हम अभी से कल्टिवेट और करना शुरू करें. और आज का सेशन किस बारे में है? आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम एक सोचा जाए तो काफी एज ओल्ड या बहुत ही हमेशा से चलती आ रही के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है फ्यूचर्स थिंकिंग या आगे की सोच. और अगर सोचा जाए तो ये इंसान हमेशा ही आगे की सोच लेके चला है, तो फिर इसमें नया क्या है? होपफुली आज हम यही चर्चा करेंगे कि आजकल फ्यूचर्स थिंकिंग का क्या विषय का क्या मतलब है और उसका क्या यूज है हमारी जीवन में, ऑर्गेनाइजेशंस में. बहुत अच्छे. जैसे मैंने बताया, मेरा नाम वरुण है. मैं बैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है, सृष्टि मणिपाल स्कूल ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट पढ़ाता हूँ. तो ये विषय है कि हम कैसे बिजनेसेस को यूज कर सकते हैं बेहतरी के लिए, और ये हो सकता है लोगों की बेहतरी के लिए या हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए. और हम जानेंगे थोड़ा बहुत कि स्टोरी टेलिंग कैसे यूज होती है जब हम आगे की सोच को देखते हैं. तो हम इन टूल्स के बारे में बात करेंगे. और श्वेता, सीधे आपसे शुरू करते हैं. अगर मुझे लगता है आई थिंक मे बी इफ अगर रंजनी थोड़ा इफ यू वांट टू कम इन एंड अगर आप हमें थोड़ा सा ग्लोबल कोलैब के बारे में भी बता दें. ओके. मेरा नाम रंजनी है और श्वेता, वरुण और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम ग्लोबल कोलैब है. ग्लोबल कोलैब में हम फ्यूचर्स थिंकिंग, जो आगे की सोच है, उसको सिस्टमैटिकली कैसे यूज करते हैं इसके बारे में
काफी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कर रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि जो आगे की सोच है वो सिर्फ सोच नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से हमें हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी और स्ट्रेटजी की तरह हम उसे यूज करें, ताकि हमारे काम में हमारा जो विजन है दुनिया के बारे में कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, एक देश या एक दुनिया के तौर पे हम किस तरह की भविष्य चाहते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर, अपने दूसरों के लिए। तो ये हम सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, इस पे हम काम करते हैं वर्कशॉप्स के थ्रू, और हम कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन में भी करते हैं। बट जो हमारा काम है वो बिल्कुल वन वे काम नहीं है। जितना हम वर्कशॉप्स करते हैं वो टू वे लर्निंग के तरह से हम देखते हैं, तो जितना काम हम दूसरों के साथ करते हैं उतना ही हमारा लर्निंग भी बढ़ता है। तो ये हमारा काम है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता, अगर हम आपसे शुरू कर सकें और जान सकें, रंज इफ यू कुड म्यूट, और आपसे जान सकें कि ये फ्यूचर्स थिंकिंग क्या होता है। क्या ये काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, या ये स्पेक्युलेटिव है, या ये असलियत से जुड़ा हुआ है? और जब हम आगे की सोच रखते हैं तो हम क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं? क्या हम 3 साल, 3 years, 10 years, या 100 साल, क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं? तो आप अगर थोड़ा विस्तार से बताइए, आप आराम से बताइए। थैंक यू वरुण। मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आगे की सोच इंसान हमेशा ही रखता है, किसी भी सिविलाइजेशन में देख लीजिए, किसी भी उसमें देख लीजिए, हमें हमेशा आगे की सोच लेके चलते हैं। और जैसा आपने कहा कि क्या ये काल्पनिक है या फिर ये स्पेक्युलेटिव है या उससे जुड़ी है। फ्यूचर्स थिंकिंग के अलग अलग प्रकार एक तरह से हैं। तो आप बोल सकते हैं देर उसमें कुछ तो काल्पनिक काम भी होता है, जिसपे जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और सेशन में देखा, बच्चों की कल्पनाएं अपने फ्यूचर को लेकर के। वैसे काल्पनिक काम जिसमें ज्यादा आर्ट और अलग तरह के सॉर्ट ऑफ विषय लेकर के हम उसको करते हैं। और दूसरा ट्रेंड्स और सिनेरियो, जो कि आज अभी तक क्या चल रहा है दुनिया में, उसको समझ करके, उसको देख करके फिर आगे के लिए हम कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं कि क्या आगे चल के ये क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज जो है वो ज्यादा एनालिसिस और जो हमारी दुनिया में अभी तक हो रहा है, क्या क्या जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि अभी अगर आप देखें तो एआई पे बहुत ज्यादा आजकल डिबेट चल रहा है। तो एआई के आने से हमारी दुनिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या अलग अलग विषयों और अलग अलग सॉर्ट ऑफ काम पे और जॉब पे और लोगों की जिंदगी में और हर किसी उसमें क्या असर पड़ेगा एआई के आने से, वो हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी बढ़ रही है। फॉर इंस्टेंस, जो चीज टेक्नोलॉजी 5 साल में वो होती थी, उसकी स्पीड अब 5 महीने हो गई है चेंज होने की। तो वो स्पीड का क्या असर होगा, क्या वो होगा। तो इस तरह से हम कई सारे तरीके हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है
एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बहुत सुना है कि स्पेशली पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स ने आकर के ये रिसर्च किया है और ये दिखाया है कि अगर टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ता है अर्थ का, तो उसमें क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। कई सारे देश अपना अस्तित्व भी खो सकते हैं, बिकॉज समुद्र का पानी जब राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा। तो इस तरह से बहुत दोनों ही तरह की चीजें पॉसिबल हैं जो हम करते हैं। हमारी सोच इस सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी पे एक वो है कि अगर आपको कुछ नया, कुछ चेंज चाहिए दुनिया में, जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं, देखते हैं, या जो हम करते हैं, तो जो अभी जिस तरह से हम उसको समझते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें नई तरह की सोच लानी पड़ेगी। और उस नई तरह की सोच लाने के लिए हम फ्यूचर्स थिंकिंग का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दोनों तरह से काम करते हैं। जो अभी हो रहा है दुनिया में उसको एनालाइज करते हैं, बट ऑल्सो काल्पनिक तरीकों से जो लोगों की इमेजिनेशंस हैं, स्पेशली लोगों को जिनकी आवाज आसानी से सबके तरफ पहुंच नहीं पाती है, जैसे बच्चों की इमेजिनेशन या कुछ कम्युनिटीज की इमेजिनेशन जिनकी आवाज अभी पूरी तरह से लोगों को पहुंची नहीं है। वो आवाजें हम कैसे फ्यूचर के बारे में सोचने में उसको कैसे हम इंक्लूड कर पाए। तो आई थिंक मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी और आपसे पूछूंगी वरुण कि आप कंपनीज के साथ बहुत काम करते हैं, तो आप कंपनीज में फ्यूचर्स थिंकिंग का क्या रोल देखते हैं? मैं कंपनीज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कंपनीज एक जरिया है हमें एक बेहतर आगे की तरफ लेके जाने में। क्योंकि अगर हम देखें, कंपनीज एक लौता ऐसा माध्यम है जो प्रॉफिट का मोटिवेशन यूज कर सकता है और बेहतर करने में। और इसमें कई बार ये होता है कि जो कॉर्पोरेट, जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स की अपनी खुद की कुछ कुछ मजबूरियां होती हैं, या वो काफी धीरे काम कर सकती हैं। पर कंपनीज अलग अलग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा सकते हैं, और वो भी बेहतरी की तरफ। मेरा इसमें ये भी है, और बाकी दर्शक जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए चैट में जस्ट अपने कुछ नोट्स डाल रहा हूँ, ताकि आप जब मैं हिंदी में बात करूं, यू कैन फॉलो इट इन इंग्लिश। आई एम जस्ट पेस्टिंग माय नोट्स हियर इन चैट, सो यू कैन also just follow what I'm talking about. मैं कुछ समस्याएं देखता हूं जो कंपनीज आजकल महसूस कर रही हैं। और ये एक समस्याएं अगर हम ओनर्स से देखें, तो ओनर्स जो हैं उनमें कंटिन्यूसली एक प्रेशर रहता है कि तेजी से बढ़ते रहो और आगे करते रहो, अपने पिछले साल के नंबर्स को बढ़ाते रहो। और इसमें वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वो बता नहीं पाते कि वो एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब ओनर्स स्टार्ट करते हैं तो बड़ी अच्छे विजन्स के साथ स्टार्ट करते हैं, पर बहुत ही जल्दी एक तरह से स्टेटस को में पड़ जाते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें श्वेता, तो एक ट्रेंड हमें दिख रहा है, और ये कोविड में बड़ा एक्सेलरेट हुआ। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिग रेजिग्नेशन, या लोग अपनी मर्जी से नौकरियां छोड़ रहे हैं। और उसमें ये जो कारण दे रहे हैं, वो कारण ऐसे दे रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। 60% लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस हो। हम जब जब चाहें तब हम घर से काम कर सकें, जब चाहें तब हम ऑफिस में आके काम कर सकें। अगर आप कस्टमर्स की तरफ से देखें, तो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम बेहतर प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अब 3 साल 4 साल से ज्यादा नहीं रह रहे। या फिर अगर आप आज फोन करो किसी भी कस्टमर केयर में, आपको मुसीबत आ जाएगी अपनी प्रॉब्लम सुलवाने में।
तो कंपनियां जो हैं ये एक्चुअली चेंज करना चाह रही हैं। ये कुछ भी कहो, स्टेटस को के वजह से ये ऐसी जगह कश्मकश में फंस गई हैं कि ये अपनी बेहतर कैसे काम कर सकें वो इमेजिन नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा काम कहीं ना कहीं ये भी है कि सिर्फ ये नहीं कहें कि टेक्नोलॉजी, and I'm also saying this line in English because it's important. It's not just about using technology, but it's also about what are we using technology for? Are we using technology for imagining more equitable workplaces? क्या हम देख रहे हैं कि जो अंतराल है, जो लोग हेड ऑफिस में बैठते हैं, एसी ऑफिसेस में बैठते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं लोग, जो लोग असली में इंसानों से छूते हैं, बात करते हैं, उनके बीच का जो अंतराल है वो कैसे कम हो सके? क्या हम और लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्विंग इम्पैक्ट विद वर्क? तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज जहां पर फ्यूचर्स थिंकिंग, आगे की सोच कंपनीज में हेल्प करती है, और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ग्लोबल कोलैब का एक मिशन है बड़ा कि हम कैपिटलिज्म को एनिमी की तरह नहीं देखें। हम कैपिटलिज्म को एक जरिए की तरह देखें कि भाई हम सब साथ में आगे बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा वो है स्टेप जो हम ग्लोबल कोलैब में ले रहे हैं। मैं जस्ट पॉज करना चाहूंगा अगर आपके इसमें मुझसे कुछ सवाल हों जिसके बारे में आप जानना चाहो, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। थैंक यू वरुण। आपने ऑर्गेनाइजेशंस में इक्विटेबिलिटी की बात की है, तो इसके बारे में थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे कि फ्यूचर्स थिंकिंग आप कैसे देख रहे हैं कि वो फ्यूचर्स थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा इस अंतराल को कम कर सकती है, या जी बिल्कुल, मैं एक कैसे उदाहरण use लेके कर सकते हैं? जी मैं एक उदाहरण लेके इसको बताता हूँ। मैं एक एग्री कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। अब इन एग्री सप्लाई चेन टिपिकली व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ पिरामिड, एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड कास्ट सिस्टम की तरह होता है, जहाँ पर जो फार्मर होते हैं उन्हें सबसे कम पैसा मिलता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे कम होती है। वो अपना माल किसी और को बेच देते हैं जो थोड़ा और पैसे कमाता है। फिर ये माल फैक्ट्री में जाता है वेयर इट इज प्रोसेस्ड, एंड फैक्ट्री ओनर्स टिपिकली मेक अ लिटिल मोर शेयर इन द मनी। देन द प्रोडक्ट इज सोल्ड, और जो बेचता है उसको ही गेट्स मैक्सिमम शेयर। एंड ये जो पिरामिड है ये बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड पिरामिड है। हम इमेजिनेशन के थ्रू ये देख रहे हैं कि क्या अब फार्मर्स कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और ये कोऑपरेटिव मॉडल है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। आज वेब 3.0 में एक टूल है कॉल्ड डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि क्या ये लोग डिसीजन बना सकें, जिसमें ये लोग बता सकें कि हमारा माल कब रेडी होगा, और इनका प्रॉफिट में शेयर एक तो ज्यादा हो सके, दूसरा डिसीजन मेकिंग में शेयर ज्यादा हो सके, जहां पे ये फार्मर डिसाइड करते हैं कि हम माल कैसे बेचेंगे। फार्मर प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स के एंड पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लाने का। ये कुछ तरीके हैं जिसमें इक्विटेबल हो सकता है। कॉपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है, और इसको हम देख रहे हैं कई तरह से आ रहा है। आप सब के देशों में अब उबर आ गया है, एंड यू मस्ट बी ऑल फेमिलियर विद उबर and services like that where you have an app and you have gig economy workers, जो ऐप में एक तरह से एम्प्लॉयज हैं। इसमें उनके पास से बहुत कम है, जो टैक्सी ड्राइवर है सारा से जो है वो कंपनी के पास है। इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या अगला उबर ऐसा हो जो टैक्सी ड्राइवर्स ओन कर सकें और वो अपने रूल्स बना सकें, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा शेयर कितना है फेयर में और ऐप का शेयर कितना है।
हम चूज कर सकें कब हम लें किसी राइड को, कब हम नहीं लें राइड को, इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये हम क्या ड्राइवर्स के पास रख सकें। और ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ हर तरह से। आप अपने फूड डिलीवरी को ले लीजिए, आप एजुकेशन में ले लीजिए, हम दोनों एजुकेशन में हैं और बच्चों की हम बहुत कम सुनते हैं। यहाँ तक कि अब हम देख रहे हैं कि फैकल्टी की बहुत कम सुनी जाती है, डिसीजन तो कहीं और ही बन रहा है। पर आगे चल के ये नहीं होगा, ऑलरेडी अब एजुकेशन ऑन डिमांड आ गई है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जिनको हम लेके अब हम एक्टिवली इमेजिन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक्टिवली आप अगले 5 साल में ऐसी एंटरप्राइज कैसे सेट कर सकें। तो ये कुछ जस्ट मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे वरुण। तो एक तरह से देखा जाए तो आप जो कर रहे हैं वो फ्यूचर्स ऑफ वर्क या काम का फ्यूचर और आगे क्या हो सकता है उस एरिया दिशा में। थैंक यू। और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं अभी? मैं एक ये भी देख रहा हूँ कि जैसे एक तो ये है कि कस्टमर्स को कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। इस ट्रेंड को हम ये भी कहते हैं रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। कई साल नहीं, 2-3 साल पहले एक मूवमेंट था, जो एक ग्लोबल मूवमेंट था, जहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि किसने हमारे कपड़े बनाए, और ये पूछ रहे थे कि भाई हमारे वर्कर्स के क्या कंडीशन थे, हमारे क्वालिटी क्या है, हम ऑर्गेनिक है कपड़ा या नहीं है। और इस तरह के सवाल कस्टमर्स के पास कैसे इंफॉर्मेशन आ सके। जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं अभी एक रग मेकिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था, जो रग्स बनाते हैं और देश विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। उनके लिए हम ये देख रहे थे कि क्या रग में एक QR कोड हो जहाँ पे आप स्कैन कर सको, देख सको कि आपका रग किसने बुना। और ये जस्ट कुछ ट्रेंड्स हैं। मैं टाइम भी देख रहा हूँ, क्या हमारा शायद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट में। तो ये कुछ जस्ट जो भी लोग आज सुन रहे हैं, इस दिशा में फ्यूचर्स थिंकिंग जो है एक्टिवली यूज हो रही है। आपने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा कि कैसे हम तीनों और हमारे साथ में अब जो पार्टनर्स हैं वो एक कंपनी ग्लोकल कोलैब के माध्यम से काम कर रहे हैं। जस्ट श्वेता, अगर आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहें। आई थिंक क्लोजिंग कमेंट मैं यही बोलूंगी, जैसे कि काफी सारे विद्वानों जैसे आइंस्टाइन और बकमिंस्टर फुलर ने कहा है कि अगर हम कोई भी चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में तो हमें ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से जो पुरानी सोच है या पुराने काम करने के तरीके हैं वो बदल सके। तो आई थिंक यही एक हमारा इंस्पिरेशन है जो हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें ये नई कल्पना और नई सोच ढूंढनी होगी और उसी के साथ हमें काम करना होगा। थैंक यू श्वेता, थैंक यू लेव ये अपॉर्चुनिटी के लिए। You're on mute. Thank you so much. It was so interesting to listen to you in Hindi, and I had the sense that I understand many words. Maybe you spoke some English words as well, but more importantly, I felt that there is this connection of people throughout the world speaking different languages, and as we distribute the information from our Earth Day Summit worldwide, I'm sure that people who speak Hindi will appreciate the fact that this language and this cultural heritage is represented in all the modern innovation-related discussions about the future thinking and storytelling and everything. So Shweta, Varun, thank you very much. Ranjani, thank you for your wonderful sessions before. And I will take a 1-minute break and then come into a next session on Happy City, and it will be with many colleagues from different countries in Russian. Thank you very much. 1-minute break. Wow, you have made it. You just watched amazing insights from experts of Living Cities Earth ecosystem. We welcome you to the Living Cities Earth experience and hope that we are going for a long ride as we take care of ourselves, our communities, our cities, and our planet. Thank you and welcome.